हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9। इसके अंदर हमें 3 टॉपिक हैं, ठीक है, और तीनों टॉपिक कहीं ना कहीं थोड़े से आपस में लिंकअप है। जहां पे पहला टॉपिक है हमारे पास नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इसके अंडर हमको स्पेशली किसको फोकस देकर पढ़ना है? डीपीसीओ 2013, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। इसी से लिंकअप होता हुआ फिर आता है हमारे पास फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002, ठीक है। हल्का हल्का लिंकअप रहेगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इसी से लिंकअप रहेगा हमारा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। कहीं ना कहीं जो एसेंशियल मेडिसिन है उन्हीं की ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं वो सब लिंकअप है आपस में। इसलिए 3 टॉपिक है इसके अंदर, तो 3 लेक्चर बनेंगे इसके, जो बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो जल्दी कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो कहीं ना कहीं नाम में ही समझ में आ गया है कि फार्मास्यूटिकल्स हैं, हमारे दवाइयां वगैरह हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, तो उनके जो क्या कहते हैं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, उनकी प्राइस तय करने के लिए एक अथॉरिटी डिसाइड की गई है। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर हर कोई क्या करेगा, मनमाने ढंग से अपने प्राइस लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फार्मास्यूटिकल्स के दाम है वो क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, तो आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाएंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है इसको लाने का, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी से हम NPPA भी बोल देते हैं, ओके। तो बात करें इसका, यहां पर इंट्रोडक्शन की बात करें तो द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, ठीक है, 1 मार्क्स में ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, मार्क करेंगे। इज अ गवर्नमेंट रेगुलेटरी, ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी मतलब गवर्नमेंट की कंट्रोल करने वाली संस्था है, रेगुलेटर करने वाली संस्था है। दैट कंट्रोल्स द, जो कंट्रोल करती है प्राइसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ठीक है, इन इंडिया। जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं उनके प्राइसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है ये अथॉरिटी, उसके पास अधिकार दिए गए हैं इसको। सो वी कैन से, तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, दैट ड्रग प्राइसेस आर मॉनिटर्ड, कि जो दवाइयों के रेट हैं वो मॉनिटर किए जा रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखी जा रही है और कंट्रोल किए जा रहे हैं बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। कोई सिंपल भाषा में इसे एक्सप्लेन करें, एनपीपीए क्या है भैया? एनपीपीए एक अथॉरिटी है जो क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है, कंट्रोल कर रही है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को। क्लियर? ओके। नाउ एनपीपीए इनेबल्स द गवर्नमेंट, ये जो अथॉरिटी है ये गवर्नमेंट को इनेबल करती है ना, गवर्नमेंट को शक्ति देती है टू डिक्लेयर अ सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस होता है टॉप, मैक्सिमम, एक मैक्सिमम प्राइस आप तय कर देंगे, ठीक है। मान लो कोई दवा है, उसको मैक्सिमम प्राइस तय कर दिया कि वो 100 रुपए में बेची जाएगी, ठीक है। अब 100 रुपए के अलावा जो जिस स्टेट का जैसा जो भी लोकल टैक्स होता है, या जो अपने वहां पे लोकल टैक्सेस हैं, या कोई एक्साइज ड्यूटी होती है यानी कि इंपोर्ट करके आई हुई है, तो वो लग करके फिर वो एमआरपी बन जाती है। देखेंगे अभी वो आगे आएगा। तो सीलिंग प्राइस मतलब मैक्सिमम प्राइस। सीलिंग प्राइस इज नॉट द एमआरपी, पहले क्लियर कर दूं, सीलिंग प्राइस इज नॉट द एमआरपी। सीलिंग प्राइस वो प्राइस है जिसमें एक मैन्युफैक्चरर उसकी एक मैक्सिमम रेट रख सकता है, उसके ऊपर लोकल टैक्स या जो और तरह के टैक्स होते हैं वो एक्स्ट्रा लगते हैं। बात समझ में आई? सीलिंग प्राइस इज द सेल, मैं को ये पेन बेचना है तो मैं इसको कितने में मैक्सिमम बेच सकता हूं, ठीक है। मैं इसको 100 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो 100 रुपए के साथ साथ जिसको बेच रहा हूं इसमें टैक्स भी इंक्लूड होगा, फिर उसको बेचूंगा मैं, ठीक है ना। तो एक मैक्सिमम प्राइस होता है। किसके लिए सीलिंग प्राइस तय कर रहा है ये? इसेंशियल एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन। कुछ मेडिसिन, सभी तो नहीं है ना। अभी लिस्ट हम लोग क्या कहते हैं देखेंगे कि हमारे पास एक लिस्ट होती है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, उसमें कुछ दवाइयां दे रखी हैं जो कि क्या है, हमारे पास जरूरी है और लाइफ सेविंग मेडिसिन है, ठीक है। सो एज टू इंश्योर, जिससे कि सुनिश्चित हो सके दैट दीज मेडिसिन आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस टू द जनरल पब्लिक। तो ठीक है, जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट को इनेबल करती है, गवर्नमेंट को सक्षम बनाती है ताकि कि वो सीलिंग प्राइस तय करे, ठीक है, किसका? एसेंशियल और लाइफ सेविंग मेडिसिन का, जिससे कि सुनिश्चित हो सके कि ये जो मेडिसिन हैं, कौन सी एसेंशियल और लाइफ सेविंग जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल हो सके जनरल पब्लिक को एक रीजनेबल प्राइस पे, एक नॉर्मल प्राइस रेंज में, ठीक है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ, बाय मतलब एक तरह से कह लो कि बाय, ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 29 अगस्त 1997। दिस इज योर एमसीक्यू, ठीक है।
कब आया था? एज एन अटैच्ड ऑफिस, इसको एक अलग से एक ऑफिस बनाया गया इसका, जिसको अटैच कर दिया गया किसी साथ, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, डीओपी। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है। तो ध्यान रखेंगे जो एनपीपी है वो एक अटैच ऑफिस के तौर पे बनाया गया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के साथ, और ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के अंदर आता है। ठीक है, एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, ये इंडिपेंडेंट है, किसी और का सलाह मशवरा नहीं लेगा ये, फॉर प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स एंड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, तो इसका काम यही है कि क्या करे, रेट तय करे जिससे कि एक रीजनेबल प्राइस पे दवाइयां मुहैया कराई जा सके आम पब्लिक को। क्लियर है? नाउ द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी हैज बीन इंटरेस्टेड विद द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ फंक्शंस अगर हम बात करें ड्रग्स को लेकर के, वैसे इसके कुछ और भी फंक्शंस हैं, लेकिन दवाइयों को लेकर के क्या क्या फंक्शन है तो आओ देखते हैं। तो दवाइयों को लेकर के क्या क्या फंक्शन है, तो अगर एनपीपीए के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन और उसका ये फंक्शन आप मेंशन करेंगे अपने आंसर में। क्या फंक्शन है? टू इंप्लीमेंट एंड इन्फोर्स। ठीक है, इंप्लीमेंट करना और लागू करना, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, बनाना और लागू करना। इंप्लीमेंट एंड इन्फोर्स द प्रोविजंस ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। जो डीपीसीओ एक ऑर्डर जो रिलीज होता है उसको क्या करना है, एक तरह से इंप्लीमेंट करना और इन्फोर्स करना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बना करके लागू कर देना उसको। ठीक है, डीपीसीओ कई आते रहे, अभी हिस्ट्री देखेंगे हम। जो सबसे सेकंड लास्ट था वो 1995, और अब जो हम पढ़ेंगे वो 2013 का पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिए डीपीसीओ। ठीक है, 1995 या 2013, या सिंपल आप इस वाली लाइन को यहाँ से इसको हटा सकते हैं। तो सिंपल सा क्या है, इसका पहला काम क्या है? इंप्लीमेंट और इन्फोर्स करना प्रोविजंस, जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के प्रावधान है, जो प्रोविजंस है उनको लागू करना। टू अंडरटेक और स्पॉन्सर्स, ठीक है, स्पॉन्सर करना, या तो करवाएगी या खुद करेगी क्या? रिलीवेंट स्टडी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स और फॉर्मुलेशंस। जो ड्रग्स और फॉर्मुलेशंस हैं, ठीक है, दोनों की डेफिनेशन अभी हम देखेंगे क्या है फॉर्मुलेशंस क्या। तो फॉर्मूला वही होता है जो एक केमिकल फॉर्मूला होता है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, उस प्राइस के ऊपर स्टडी करवाना या खुद करना, जिससे कि क्या है, एक मार्केट में हमें पता चल सके कि एक रिलेवेंट प्राइस क्या है। फिर है टू मॉनिटर द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ये मॉनिटर करना, देखना क्या जो इसेंशियल ड्रग्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो अवेलेबल हैं, उनकी शॉर्टेज तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो टू टेक रिमीडियल स्टेप्स। रिमीडियल मतलब उसको दूर करने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं वो देखेगी ये। टू कलेक्ट और मेंटेन डाटा, डाटा कलेक्ट करेगी या मेंटेन करेगी किसके रिगार्डिंग में? ऑन प्रोडक्शन, क्या कितनी दवाइयां प्रोड्यूस हो रही हैं, ऑन एक्सपोर्ट, कितनी दवाइयां विदेश भेजी जा रही हैं, एंड इंपोर्ट, कितनी दवाइयां विदेश से मंगाई जा रही हैं, और मार्केट शेयर ऑफ इंडिविजुअल कंपनी, किसी एक कंपनी का मार्केट में कितना शेयर है, कितना परसेंट वो दवाइयों को सेल कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, कंपनियां कितना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, एटसेट्रा फॉर बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस। जब ये सब चीजें पता होंगी तभी तो प्राइस तय कर पाएगी, तो ये सब चीजें भी देखती है। तो डील विद द ऑल लीगल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी जो डिसीजन लेती है प्राइस कंट्रोल को लेकर के, अगर उसको लेकर के कंपनी वाले कुछ कोर्ट में जाते हैं तो उसको लेकर जो भी मैटर उठते हैं उसको देखेगी ये। टू रेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना ऑन चेंजेस एंड रिवीजन इन द ड्रग पॉलिसी। अगर ड्रग पॉलिसी में कोई चेंज होना है या रिवीजन करना है उसको लेकर के भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। और टू रेंडर असिस्टेंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और क्या करती है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट करती है इन द पार्लियामेंट्री मैटर्स, है ना, कुछ बिल वगैरह बनते हैं या कुछ आने होते हैं ड्रग्स वगैरह को लेकर, तो वहां पर उसको असिस्ट करती है कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नई चीज, कोई नया बिल ला सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, किसको लेकर के, ड्रग की प्राइसिंग को लेकर के। तो ये 6-7 फंक्शन है, ये आप याद करेंगे। एनपीपीए के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, वैसे तो इसके अंदर हमको डीपीसीओ स्पेशल फोकस किया हुआ है, बट अगर एनपीपीए के ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इंट्रो और ये आप फंक्शन लिख करके उसका आएंगे। क्लियर है बातें? अब आते हैं हम लोग डीपीसीओ पे, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। उसमें भी हमारे पास 2013 को स्पेशल फोकस करके पूछा गया है, ठीक है। तब भी हम थोड़ा सा डीपीसीओ के बारे में कुछ जनरल बातें समझने की कोशिश करते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी, नॉट अथॉरिटी, हियर इट इज पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी, ठीक है। यहां पे देखो बात समझने की कोशिश करना, क्या कहा जा रहा है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी, एनपीपी, दिस इज नॉट अथॉरिटी, इज द पॉलिसी। यह एक पॉलिसी है गवर्निंग द प्राइस कंट्रोल एंड ड्रग,
ठीक है, गवर्निंग द प्राइस कंट्रोल। ये एक पॉलिसी है जिसके तहत क्या है, ड्रग प्राइस जो कंट्रोल होता है उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है ना, ये एक पॉलिसी है, इसको देखते हुए सारे काम किए जाते हैं। और जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है डीपीसीओ इज द ऑर्डर, यह एक ऑर्डर है, पॉलिसी ऑर्डर नहीं है, पॉलिसी के तहत काम किया जाएगा और ऑर्डर एक अलग होता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर बाय विच प्राइस कंट्रोल इज इन्फोर्स्ड, प्राइस कंट्रोल लागू किया जाता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। डीपीसीओ इज इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, ध्यान रखना बेटा यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अभी तक पीछे हमने जितने एक्ट देख रहे थे वहां पे ज्यादातर क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर था ज्यादातर। यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, विच इज द मेन नोडल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, यही एक मेन जो हेड होती है मिनिस्ट्री की, जो कि इसको सबको कंट्रोल कर रही है फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो हेड है, जहां पे सारी मिनिस्ट्री जो कंट्रोल करेगी कंपनीज को, वो यही है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स द डीपीसीओ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डीपीसीओ बनाती है, यानी कि लेटेस्ट जो 2013 आया है, कब आया है, 15/5/2013 को, नोट कर लेंगे इसे। ये जो डीपीसीओ हो ये आता है किसके अंदर आता है, एक्चुअली क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि हमारे पास एक एक्ट है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, उसमें एक सेक्शन दिया गया है सेक्शन 3। कमोडिटी मतलब होता है रोजमर्रा की चीजें, है ना, रोजमर्रा की बेसिक कमोडिटी, साबुन है, कपड़ा है, ये बेसिक कमोडिटी जो एक इंसान को चाहिए, जिसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसी के तहत उसने क्या कहा है इस एक्ट ने कि अंडर सेक्शन 3 में कुछ दवाइयां हैं जो कि एसेंशियल कमोडिटी हैं, उनके बिना इंसान नहीं रह पाएगा। मान के चलिए आप अभी अगर आप यंग हैं, 20-21 साल के हैं, तो अभी आप फिट होंगे, लेकिन जैसे ही आप 30-35 पहुंचेंगे, 2 से 3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ आपको ऐसा होगा कि आपको मेडिसिन खानी पड़ती है। यस, ठीक है, आफ्टर 30-35 के बाद सर दर्द होगा, कमर दर्द होगा, या तो गैस बन रही होगी, कॉमन सी चीज, नॉर्मल सी चीज, गैस बन रही होगी, ठीक है, स्ट्रेस आ रहा होगा, कुछ ना कुछ चीज ऐसी छींके आ रही हो, एलर्जी हो रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा। बेसिक आपको हर, मान के चलो महीने में एक बार दवा खानी है आपको, ठीक है। इसीलिए इन दवाओं को क्या कहा गया है, एसेंशियल कमोडिटी कहा गया है। किसके तहत, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत, ठीक है, वेयर बाय जिसके द्वारा सर्टेन मेडिसिन कुड बी डिक्लेयर टू बी एसेंशियल कमोडिटीज, तो उसके तहत कुछ मेडिसिन को एसेंशियल कमोडिटी बोल दिया गया। अब सिंपल डीपीसीओ को डिफाइन करें, अगर डीपीसीओ डिफाइन एज एन ऑर्डर, यह एक ऑर्डर है इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत इसको इशू किया जाता है, ठीक है, 1955। तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का नाम ना चाहते हुए भी यहां पर आ गया, ठीक है। विच इनेबल्स इट, जो कि इस गवर्नमेंट को इनेबल करता है, मतलब इनेबल मतलब करता है कि एक तरह से उसको क्या कर रहा है, जगा रहा है, टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ सम एसेंशियल बल्क ड्रग्स एंड देयर फॉर्मुलेशन, कि वह कुछ दवाइयों के रेट क्या कर दे, फिक्स कर दे। बात समझ में आ गई, ये तो होगी जनरल बात डीपीसीओ, डीपीसीओ की डेफिनेशन भी आ गई, ठीक है। अब डीपीसीओ 2013 डेफिनेशन सेम रहेगी, केवल यहां क्या लगाएंगे 2013, और साथ साथ में थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर देंगे। तो देखो ये दोनों सेम है, ये याद हो जाए तो इसको याद कर देना, ये याद हो जाए तो ये याद कर देना, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि 2013 के हिसाब से क्या कह रहा है, गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द, या रिलीज कह लो नोटिफाइड द डीपीसीओ 2013 अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, ठीक है, ऑफ सेक्शन 3, ठीक है, अंडर द, यहां पे लिख सकते हो अंडर द सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, अंडर द, ऐड कर सकते हो सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, विच विल गिव पावर टू एनपीपीए, जिसके तहत एनपीपीए को पावर मिलती है, अधिकार मिलते हैं, ठीक है, टू रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ 348 एसेंशियल ड्रग्स, 348, ठीक है, एसेंशियल ड्रग्स अलॉन्ग विद देयर स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ, जो कि जिस स्ट्रेंथ में बताई गई है, 5 mg, 10 mg, 100 mg, ठीक है, एंड डोजेस अंडर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2011। अब आज के, ये तो 2013 के हिसाब से है, ठीक है, अभी जब हम पढ़ेंगे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ये लेटेस्ट आ चुका है, ठीक है, 2022 वाला, जो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इसके ऊपर। फिलहाल 13 के लिए हम यही डेफिनेशन रखेंगे, क्योंकि ये 348 के ऊपर ही कंट्रोल कर रहा है अभी, ठीक है, बात समझ में आ रही है।
अब इसकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देखने की कोशिश करें तो था क्या, देखो हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है, अत्याचार होता है ना। हम लोगों ने हिस्ट्री वगैरह जितना पढ़ी है अभी तक, आप लोगों ने देखा ही है कि हमारे पास जो RN चैप्टर ड्रग इंक्वायरी कमेटी वगैरह बनी थी, सब क्यों बनी थी? मनमाना एक आम पब्लिक, हर कोई गरीब नहीं है, प्रॉफिट अंधाधुंध कमाने के चक्कर में क्या होती हैं, कानून बनाए जाते हैं। तो 1966 में पार्लियामेंट मेंबर्स फेल्ट दैट, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उन्होंने ये महसूस किया दैट मैन्युफैक्चर चार्जिंग हाई रेट ऑन ड्रग्स, जो मैन्युफैक्चरर है वो ड्रग्स के ऊपर बेवजह का ज्यादा रेट वसूल रहे हैं। ठीक है, टू कंट्रोल हाई ड्रग रेट्स DPCO एक्ट 1966, ठीक है, DPCO एक्ट 1966 वाज पास्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। तो 1955 में जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आ चुका था, उसमें जो सेक्शन 3 था उसके तहत DPCO एक्ट 1966 पास किया गया। फिर 66 को रिप्लेस किया गया 1970 में, कुछ चेंजेस किए गए होंगे। ठीक है, और देखो जब हम ये पढ़ते हैं ना, इसके बारे में जिक्र करते हैं NPPA, DPCO, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी, तो एक नाम आता है हाथी कमेटी। ठीक है ना, ये ना चाहते हुए भी नाम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल था। तो 1974 में ये एक्चुअली इसलिए ये कमेटी बनी थी, थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं, कि ये जो समय था ना 70 का दौर चल रहा है, ठीक है, 74 ये चल रहा है। इस समय जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, तो क्या किया जाए, मतलब उनका एक तरह से बूम सा आ रहा था, तो किस तरह से क्या क्या किया जाए कि उनका एक तो बहुत ज़्यादा बूम बना रहे और आम लोगों तक दवाइयाँ भी आसानी से मुहैया हो जाए। तो उसको देखते हुए कमेटी गठित कर दी गई थी 1974 में, हाथी कमेटी, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 1975 में। अब वो क्या था क्या नहीं था वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिटेल में अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर इस कमेटी का इफेक्ट, जो अगला हमारा ऑर्डर आया था यानी कि 1987 वाला DPCO, उसमें इसका कुछ इफेक्ट पड़ा था। तो उसके बाद 70 के बाद 87 में ये फिर चेंज हुआ। 87 के बाद क्या आता है, DPCO एक्ट 1995, और फाइनली 1995 रिप्लेस हो जाता है 2013 से। बात समझ में आ रहा है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर क्लियर है बातें? ठीक है, अब थोड़ा सा हाथी कमेटी के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो क्या था, पता होना चाहिए थोड़ा सा। गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड ए कमेटी, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी इन February 1974। देखो कुछ चीजें हैं बेटा, जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ नाम ना चाहते हुए भी आएंगे ही आएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र जरूर पता होना चाहिए। अब हाथी कमेटी क्या थी, इसका मेन क्या था, फिर बता रहा हूं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए इसको लाया गया था, ये दिमाग में छाप लेना। तो 1974 में ये कमेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर 15 मेंबर थे, और जो चेयरमैन थे जयसुखलाल हाथी इनका नाम था, तो वहीं से हाथी कमेटी इनका नाम पड़ा था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट ऑफ द हाथी कमेटी 1975 में क्या कर दी, सबमिट कर दी थी। इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या होता है, एक तरह का कह लो कि कुछ होता है ना कि एकदम कोई मील का पत्थर साबित होना, इस टाइप से। लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो कभी क्वेश्चन आता है MCQ कि हाथी कमेटी का रोल मेनली क्या था, तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में के लिए था ये, ठीक है ना। तो हाथी कमेटी एम्फसाइज द अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। हाथी कमेटी कह रही है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, हमारी जो आबादी बढ़ रही है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हमारे पास इतनी खुद की पर्याप्त दवाइयां होनी चाहिए कि हम अपनी पब्लिक को दे सकें इन मेडिसिन, एंड ऑफ अबंडेंट अवेलेबल ऑफ रीजनेबल प्राइसेस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। और अबंडेंट अवेलेबिलिटी यानी कि और बहुत ज्यादा मात्रा में जो एसेंशियल मेडिसिन हैं वो रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि बेतुके प्राइस नहीं होना चाहिए, अंधाधुंध वाला प्राइस नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और साथ साथ में दोनों में कहीं ना कहीं इसका रोल है, तो इसीलिए DPCO जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र आता है। क्लियर है बातें? ठीक है, ओके, आगे आते हैं। डिफरेंस देख लें, अगर बाय द वे आ जाता है कि DPCO 1995 2013 में क्या डिफरेंस रहा है, तो डिफरेंस हमारे पास कुछ ऐसा है। इसको जो 1995 था वो गवर्न बाय द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, और इसको गवर्न करने के लिए क्या था, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी गठित कर दी गई थी बेस्ड ऑन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है ना, तो ये जो अथॉरिटी थी ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी कि NLEM के आधार पर उन्हीं दवाइयों को लेकर के प्राइस कंट्रोल करती थी। 1995 में 74 ड्रग्स थे, यहां पे 652 ड्रग्स हो गए। ठीक है, 1995 में क्या था, अगर एक बार प्राइस फिक्स हो गया, दे कांट बी चेंज एज पर द एक्ट, उनको हम बदल नहीं सकते हैं। बट 2013 में क्या था, बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज प्राइस,
ठीक है, सिंपल एवरेज प्राइस के आधार पर द हाईएस्ट प्राइस कैन बी लोअर डिपेंडिंग ऑन द मार्जिन। मार्जिन को देखते हुए अगर किसी का प्राइस ज्यादा हाई हो गया तो हम उसको फिर लो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा प्रावधान नहीं था। सीलिंग एंड नॉन सीलिंग प्राइस ऑफ ड्रग्स आर नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ पे कितना मैक्सिमम प्राइस रहेगा, है ना, सीलिंग प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर्स, वो फिक्स नहीं था। यहां पर सीलिंग और नॉन सीलिंग प्राइसेस ऑफ ड्रग्स आर स्पेसिफाइड, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब दिस एक्ट फैसिलिटेट्स द विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट बट नॉट फॉर द इंडस्ट्रीज। यहां पर गवर्नमेंट तो मौज में थी कि हाँ भाई हमारी पब्लिक खुश, लेकिन जो इंडस्ट्रीज थी वो दुखी थी क्योंकि उनको उतना प्रॉफिट या मार्जिन आने में प्रॉब्लम आती थी। यहां पर क्या है, द प्राइसेस ऑफ द ड्रग्स आर फिक्स्ड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज। दोनों मिलजुल करके एक प्राइस निकालते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। तो दोनों को ही मुनाफा फायदा है, गवर्नमेंट का भी मकसद पूरा हो जाता है पब्लिक के पास दवाई पहुंचाने का, इंडस्ट्रीज को भी ज्यादा घाटा नहीं लगता है। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा इनका क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीसीओ, ठीक है, जो कि आमतौर पे हमको आंसर करते वक्त लिखना होता है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या है, ऑब्वियसली बात है, इंश्योर सुनिश्चित करना अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग इन द मार्केट। मार्केट में जो हमारी कौन सी मेडिसिन, लाइफ सेविंग्स और एसेंशियल मेडिसिन हर समय क्या रहे, मार्केट में अवेलेबल रहें, ठीक है ना। टू कंट्रोल द रेट्स ऑफ एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन, जो एसेंशियल और लाइफ सेविंग मेडिसिन है उनका रेट क्या रहे, कंट्रोल में रहे। एंड मेक श्योर, और ये सुनिश्चित करें, टू रिलीज देम एट रीजनेबल प्राइस, और उनका प्राइस जब मार्केट में आए तो रीजनेबल हो, उचित हो। ठीक है, इट प्रमोट्स द रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स इन द कंट्री। अब जो ये किसके आधार पे बनता था डीपीसीओ, NLEM, तो वो कहीं ना कहीं रैशनल ड्रग्स के लिए ही क्या करती है, एक तरह से रैशनल ड्रग्स को ही प्रमोट करती है। तो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन या ड्रग्स कहीं ना कहीं तो डीपीसीओ भी उसी को प्रमोट कर रहा है। हेल्प्स इन इंकरेजिंग कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन विद इकोनॉमिक साइजेस। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन हो, डीपीसीओ कहता है कि दवाइयाँ इतनी बनाओ कि सस्ती भी रहें और इकोनॉमिक भी रहें, फायदा भी रहे, कंट्री को भी फायदा रहे। डीपीसीओ आल्सो प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ प्राइस ऑफ कंट्रोल ड्रग। वो क्या है, लिस्ट ऑफ जो जिन ड्रग्स को कंट्रोल करना है उनकी लिस्ट जारी करती है, देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, जो लिस्ट वही होती है जो अपनी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होती है। प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन ऑफ प्राइस, किस आधार पर प्राइस को फिक्स किया जा रहा है वो प्रोसीजर देती है। दैट इज शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड ड्रग। तो शेड्यूल क्या होता है, नॉन शेड्यूल क्या होता है, अभी हम देखेंगे आगे डेफिनेशन में। शेड्यूल ड्रग का मतलब कुछ नहीं, कैटेगरी जो इन्होंने डिसाइड कर रखी है उसको शेड्यूल कहा जाता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स कर दे उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, इफेक्टिव फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू ड्रग्स इन द मार्केट। ठीक है, ये भी देखती है कि देखती क्या है, डीपीसीओ की वजह से क्या होता है, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी और न्यू ड्रग्स मार्केट में आते हैं। इफेक्टिव फॉर उनके आने के लिए एक तरह का सही वो है, क्योंकि नए जब प्राइस कंट्रोल सेट हो जाते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग क्या है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए नए ड्रग्स हैं, वो मार्केट में आना उनका आसान रहता है। स्ट्रेंथन्स द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी या क्षमता है उसको मजबूत करती है ये। ठीक है, तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो तुमको आंख बंद करके अगर पढ़ लोगे तो आंख बंद करके भी लिख सकते हो। अब इसके अंदर एक टॉपिक दिया गया है, अगर सिलेबस देखोगे तो लिखा हुआ है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ऑब्जेक्टिव, और फिर लिखा हुआ है डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन इसके अंदर क्या क्या आती है आओ देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और बल्क ड्रग। ठीक है, ये IMP रहेगा। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, वो मेन केमिकल होता है जो कि दवाई के अंदर हमारा काम करता है ना। इतना तो मेरे ख्याल से आप जान ही रहे हो, सेकंड ईयर में आ गए, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ना। एक होता है एडिटिव्स, एक होता है मेन केमिकल, बल्क केमिकल इंग्रेडिएंट्स होता है मेन, जिसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है, या बल्क ड्रग बोल देते हैं उसको हम लोग। मीन्स इसका मतलब क्या है, एनी फार्मास्यूटिकल, कोई भी फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और प्लांट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट्स साल्ट, या उसका कोई साल्ट हो, ईस्टर हो, आइसोमर हो, एनालॉग्स हो। अब ये क्या होते हैं, ईस्टर्स केमिकल्स के नाम है बेटा, ठीक है ना, ईस्टर, आइसोमर, एनालॉग्स। ठीक है, या उनके कोई डेरिवेटिव हो, कंफर्मिंग टू स्टैंडर्ड्स, जो कि स्टैंडर्ड्स को कंफर्म कर रहे हो, अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, जैसा कि स्पेसिफाइड है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में, एंड विच इज यूज्ड एज सच, या उसका इस्तेमाल एज इट इज हो रहा हो कि डायरेक्ट उसको हमने टैबलेट में या कैप्सूल में डाल दिया, और एज एन इंग्रेडिएंट इन द फॉर्मुलेशन,
या उसको एज ए इंग्रेडिएंट किसी फॉर्मुलेशन को बना रहे हैं, उसमें एज ए इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या बल्क ड्रग कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसको सिंपल भाषा में कहा जाए मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ ड्रग। ठीक है, और पूरा याद कर सको थोड़ा सा तो याद कर लेंगे। देखो कानूनी की भाषा जो होती है थोड़ी सी अजीब रहती है। ठीक है, फॉर्मुलेशन, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला पता ही हम सबको क्या होता है, फॉर्मूला कि इसका मेडिसिन का क्या फॉर्मूला है। तो फॉर्मुलेशन का मतलब क्या हो गया? मींस अ मेडिसिन प्रोसेस्ड आउट ऑफ, प्रोसेस किया गया है और कंटेनिंग वन और मोर ड्रग्स। कोई दवा है जिसको प्रोसेस किया गया है या उसके अंदर एक या एक से ज्यादा दवा है, विद और विदाउट यूज ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? एडिटिव्स। ठीक है, फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, या इसका हम इंटरनली या एक्सटर्नली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर और इन द डायग्नोसिस, डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, मिटिगेशन, मिटिगेशन अब मेरे ख्याल से सारे शब्द समझ में आते होंगे। डायग्नोस करना, जांचना, ट्रीट करना, इलाज करना, मिटिगेट खत्म करना, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड बट शैल नॉट इंक्लूड। तो फॉर्मूला के फॉर्मुलेशन के अंदर क्या क्या आएगा? कोई भी दवाई है ना, हम कहते हैं ना कि अच्छा जैसे मान लो कोई दवा बहुत ही बेसिक सा कोई मेडिसिन आ जाएगा, तो मैं कहूँगा कि मान लो जैसे सब लोग जानते हैं क्या, कालपोल जानते हैं। कालपोल क्या फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला मतलब अंदर का जो केमिकल एक ही है, उसके अंदर पैरासिटामोल है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? अब वो सिंगल है तो उसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बोल सकते हैं, लेकिन कई बार मिक्सअप होते हैं, एक से ज्यादा होता है तो हम उसको फॉर्मूला बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? कह रहा कोई भी मेडिसिन हो सकती है जिसके अंदर ये सब चीजें रहेंगी, लेकिन क्या चीजें इंक्लूड नहीं की जाएंगी फॉर्मुलेशन के अंदर? हम क्या नहीं मानेंगे? एनी मेडिसिन इंक्लूडेड इन एनी बोनाफाइड आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोई मेडिसिन है उसको हम फॉर्मूला नहीं मानेंगे। एनी मेडिसिन इंक्लूडेड इन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अगर कोई होम्योपैथिक सिस्टम की मेडिसिन है उसको भी हम फॉर्मूला नहीं मानेंगे। ठीक है, एनी सब्सटेंस टू विच द प्रोविजंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 डू नॉट अप्लाई। कोई ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल है जिसके ऊपर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग फॉर्मुलेशन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, मतलब सीधी सी बात है कि इसको हम दवाई मानेंगे और इसको हम दवाई नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। एलोपैथी के अकॉर्डिंग शेड्यूल क्या है? शेड्यूल मींस शेड्यूल अपेंडेड, अपेंडेड का मतलब होता है इसे कहते हैं ना हिंदी में संलग्न, उसके साथ दिया होता है। जैसे अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स नहीं सॉरी अपेंडिक्स, अरे नाम याद नहीं आ रहा, जैसे हम कहते हैं संलग्न, संलग्न है ना, जो आखिरी में रहता है करके। तो शेड्यूल मतलब कैटेगरी, दवाइयों की जो कैटेगरी संलग्न है टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के साथ दवाइयों की कैटेगरी लगा के दे दी गई है, उसको शेड्यूल कहा जाता है। तो दो शेड्यूल है इसके अंदर, शेड्यूल 1 जिसके अंदर सारी दवाइयां हैं, शेड्यूल 2 उसके अंदर कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं, फॉर्म 1 2 3 4 करके, उनका क्या क्या यूज है वो बताया गया। तो शेड्यूल 1 इट कंटेन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2011। लो शेड्यूल 1 के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट है, यानी कि डीपीसीओ पूरे के पूरे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के ऊपर लागू हो जाता है। ठीक है, जो कि 27 सेक्शन में क्या हो रखा है? डिवाइड हो रखा है। देखेंगे इसको हम आगे, जो हमारे पास आएंगे चैप्टर्स आगे आते हैं। शेड्यूल 2 इट कंटेन्स द वेरियस फॉर्म्स फॉर अप्रूवल एंड रिवीजन ऑफ प्राइसेस। ठीक है, शेड्यूल 2 के अंदर क्या है? दुनिया भर के फॉर्म्स उसके अंदर दिखा रखे हैं, अगर आपको रिवीजन करना है, अप्रूवल लेना है प्राइस के लिए, तो वो इसके अंदर गिवन है। ठीक है, शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन मींस एनी फॉर्मुलेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल वेदर रेफर्ड बाय द जेनरिक वर्जन ऑफ ब्रांड नेम। तो कह रहा है कि कोई भी फॉर्मूला अगर हम बना रहे हैं फर्स्ट शेड्यूल की दवाइयों को लेकर के, तो वो क्या कहलाएगा? शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन कहलाएगा। नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन मींस फॉर्मुलेशन विच नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1। ऐसा कोई भी फॉर्मूला हम बना रहे हैं जिसमें शेड्यूल 1 की दवाइयां नहीं है, यानी शेड्यूल 1 के एपीआई नहीं है, तो वो नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन कहलाएंगे। सीलिंग प्राइस, अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस, ये डेफिनेशन के तौर पे जिनको मार्क कर रहा हूं मैं, वो आप बेटा मार्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सीलिंग प्राइस मींस प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। ठीक है, शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के लिए जो प्राइसेस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी हैं अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के आधार पर। जेनरिक वर्जन ऑफ ए मेडिसिन, जेनरिक मतलब जब हम ब्रांड नेम से ना बोल करके दवाई के नाम से ही कोई चीज सेल होती है, ठीक है ना। मींस अ फॉर्मुलेशन सोल्ड, जो बेची जा रही है इन
फार्माकोपियल नेम, जो फार्माकोपिया में नाम है, जैसे कि मान लो हम कह रहे हैं पैरासीटामोल के नाम से बिक रहा है पैरासीटामोल, ठीक है ना, और एक पैरासीटामोल बिक रहा है कालपोल के नाम से, तो कालपोल हो गया ब्रांड और पैरासीटामोल हो गया जेनरिक नेम, ठीक है। या तो फार्माकोपियल नेम बोल लो और द नेम ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, या फिर जो उसका एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कंटेंट इन द फॉर्मुलेशन विदाउट एनी ब्रांड नेम। बिना ब्रांड नेम के डायरेक्ट अपने जेनरिक नाम से अगर कोई चीज बेची जा रही है तो उसे जेनरिक वर्जन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। मार्जिन टू रिटेलर, ऑब्वियसली बात है, रिटेलर को क्या फायदा होगा, तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के मुताबिक, मींस अ परसेंटेज ऑफ प्राइस टू रिटेलर, रिटेलर को कितना परसेंटेज मिलेगा। मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम सबको पता है क्या होता है, एमआरपी, ठीक है, सीलिंग प्राइस और द रिटेल प्राइस प्लस, देखो रिटेल प्राइस भी अलग चीज, अभी हम देखेंगे रिटेल प्राइस भी अलग होता है, दिस इज नॉट एमआरपी। सीलिंग प्राइस हो या रिटेल प्राइस है, उसमें हम लोग लोकल टैक्सेस को जोड़ दें, ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या कोई ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह लग रही है, उसको जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है, एमआरपी बन जाती है, ठीक है। और उसी पर एट विच द ड्रग शैल बी सोल्ड टू द अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब लास्ट में जो कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा, एंड वेयर सच प्राइस इज मेंशन्ड ऑन द पैक, और ये वाला प्राइस जो एमआरपी है ये पैक पे मेंशन होता है, सीलिंग प्राइस या रिटेल प्राइस पैक पे मेंशन नहीं होता है। फार्माको-इकोनॉमिक्स पता ही है तुम लोगों को, है ना, फार्माको-इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टडी होती है, साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट कंपेयर्स द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ वन फार्मास्यूटिकल ड्रग और ड्रग थेरेपी टू अनदर। यहाँ पे दो ड्रग्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्माको-इकोनॉमिक्स, कंपेयर कर रहे हैं कौन सा ड्रग ज्यादा बेटर रहेगा और सस्ता रहेगा। प्राइस लिस्ट मींस प्राइस लिस्ट रेफर टू इन पैराग्राफ 24-25 एंड इंक्लूड्स अ सप्लीमेंट्री प्राइस लिस्ट, एक लिस्ट जारी कर दी गई है पैराग्राफ 24-25 के मुताबिक, उसको प्राइस लिस्ट कहा गया है। प्राइस टू रिटेलर मतलब जो रेट रिटेलर को पड़ रहा है, मींस प्राइस ऑफ ड्रग एट विच इट सोल्ड टू अ रिटेलर, रिटेलर को जिस दाम पे बेचा जाएगा, विच इंक्लूड ड्यूटीज एंड डज नॉट इंक्लूड लोकल टैक्सेस। ड्यूटीज मतलब एक्साइज ड्यूटी, जैसे कि मान लो इंपोर्ट होकर के आई है तो वो तो इंक्लूड होता है, लेकिन लोकल टैक्स उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, वही उनका फिर क्या बनता है, आगे जाके मार्जिन वगैरह बन जाता है। रिटेल प्राइस की बात करें, मींस द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर न्यू ड्रग्स, नए ड्रग के लिए जो प्राइस फिक्स करती है उसको क्या कहते हैं, रिटेल प्राइस कहा जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट एमआरपी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सीलिंग प्राइस, जो ऑलरेडी दवाइयां आ चुकी हैं उनके लिए सीलिंग प्राइस तय होता है, जो नई दवाइयां आती हैं उनके लिए रिटेल प्राइस तय होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल, ठीक है, होलसेल के लिए जो एक तरह से रहेगा हमारे पास, मींस एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स, सालाना एक प्राइस इंडेक्स रहेगा, इस साल का ये रहेगा करके, ऑफ ऑल कमोडिटीज, है ना, यानी कि जितनी भी कमोडिटीज हैं उनका जो एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, जो कि अनाउंस किया जाता है बाय द, किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, कौन अनाउंस करता है, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसके द्वारा उसका होलसेल प्राइस जो होता है इंडेक्स वो बता दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का समय समय पर जो इनका होलसेल प्राइस तय करता है उसके बारे में बात बता रहा है। फिर एक आता है हमारे पास मूविंग एनुअल टर्नओवर, क्या है ये, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MAT भी बोलते हैं। इन अ पर्टिकुलर मंथ, किसी एक महीने में, मान लो यही महीना चल रहा है, किसी एक महीने में, मींस कम्युलेटिव सेल्स, कम्युलेटिव मतलब पूरी मिला करके पूरे 12 महीने की, इन डोमेस्टिक मार्केट, यानी डोमेस्टिक मार्केट का मतलब क्या है, जो हमारा लोकल मार्केट है, हम यहाँ पर फॉरेन कंट्री में हमारा कितना सेल हुआ उसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अपना डोमेस्टिक मार्केट का, ठीक है ना। तो किसी एक महीने में पिछले 12 साल का कितना, 12 साल बोल रहा हूँ, 12 महीने का कितना सेल हो रहा है डोमेस्टिक मतलब हमारी कंट्री के अंदर, वो कहलाता है मूविंग एनुअल टर्नओवर, ठीक है। ये भी एक टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए। नाउ ये कुछ डेफिनेशन थी खास जो कि पूछी जा सकती हैं, संभावनाएं हैं इसके अंदर, ठीक है, डेफिनेशन के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग, जो बल्क ड्रग का सेल प्राइस है उसके ऊपर कुछ बातें, कैसे तय होता है, क्या देखा जाता है, कुछ बेसिक सी बातें। तो क्या कहा जा रहा है इसके अंदर, टू रेगुलेट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहे, इक्विटेबल रहे, एक समान रहे दवाइयों का। और बल्क ड्रग पता है ना, API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसी को बल्क ड्रग कहा जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए, किसको, बल्क ड्रग के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एंड इंक्रीजिंग सप्लाईज ऑफ द बल्क ड्रग, और बल्क ड्रग की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो कि जो बल्क ड्रग फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है,
एंड मेकिंग इट अवेलेबल एट फेयर प्राइस, और वो बल्क ड्रग एक फेयर प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे, उचित दाम पर मौजूद हो फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। कोई भी मैन्युफैक्चरर हो वो सब उचित दाम पर ही उसको बेचे। दिस ऑर्डर ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये जो ऑर्डर है डीपीसीओ ऑथराइज करता है गवर्नमेंट को टू फिक्स द मैक्सिमम सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग। बल्क ड्रग का मैक्सिमम सेल प्राइस क्या करता है, तय करने का अधिकार देता है सरकार को। तो क्या क्या चीज देखी जाती है, वाइल फिक्सिंग द सेल प्राइस गवर्नमेंट शैल टेक इनटू द फॉलोइंग कंसिडरेशन। जब फिक्स करेगी तो गवर्नमेंट कुछ कंसीडर करेगी, कुछ चीजों को देखेगी। क्या देखेगी, पहले पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ 14% ऑन नेट वर्थ। जो भी उस इंसान की नेट वर्थ है, नेट वर्थ क्या होता है, अब ये हो गया हमारे पास अकाउंटिंग का सवाल। नेट वर्थ क्या होता है, तो नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्थ कुछ और नहीं है। नेटवर्थ का मतलब होता है कि अगर आप अपनी सारी जमा पूंजी, अपना पैसा, जमीन, सब कुछ है ना, गोल्ड, एफडी, जो भी कुछ है सब जोड़ लो, उसमें से माइनस कर दो। क्या क्या माइनस कर दो, आपका जो किस्तें जा रही हैं, आपके लोन की जो किस्त जा रही है, जो जो आपकी लाइबिलिटीज हैं एक तरह से, उनको माइनस कर दो। जो बच जाता है वो नेटवर्थ होती है। ठीक है, तो अगर रिटर्न टैक्स जमा करने के बाद रिटर्न कितना हो, 14% का हो, किसी का जो फैक्ट्रीज वगैरह पूरा डाटा रहता है इनका, उसके अकॉर्डिंग चेक करती है, या फिर रिटर्न आए 22% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो उसने पैसा लगाया है। ठीक है, रिटर्न ऑफ 22% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा लगाया है उसमें टैक्स वैक्स भर दे, उसके बाद कितना रिटर्न आ जाए उसके बाद वापस, यानी कि लौट के एक तरह से प्रॉफिट हो जाए, उसको 22% का रिटर्न आ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर कम में रहेगा तो फिर नुकसान में जाएगी ना इंडस्ट्री, फिर तो कोई फायदा नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें देखी जाती है, यानी कि हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि अगर किसी ने 100 रुपए लगाए हैं तो उसके पास 122 रुपए लौट के वापस आ जाए, यानी कि 100 रुपए तो आए प्लस 22 रुपए और प्रॉफिट का आ जाए। ये चीज देखी जाती है, सिंपल सी बात। फॉर न्यू प्लांट, अगर कोई नया प्लांट लग रहा है, नई इंडस्ट्री है, रिटर्न ऑफ 12%, तो वहां पे हम लोग 12% का मार्जिन रखते हैं कि न्यू इंडस्ट्री है। ठीक है, ऑन लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट एक तरह लंबे समय का हम कह सकते हैं। वेयर द प्रोडक्शन इज फ्रॉम बेसिक स्टेज, अगर कहीं पे प्रोडक्शन बेसिक स्टेज से हो रही है तो यहां पर हम पोस्ट टैक्स रिटर्न को 18% मान के चलते हैं कि इतना प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, नेटवर्थ का, या फिर 26% आ जाए लौट करके वापस जो हमने कैपिटल लगाई है। तो ये सब चीजों को देखते हुए क्या करती है सरकार, अपना मैक्सिमम सेल प्राइस लगाती है। अब एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्रग, जिस समय ड्रग का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चर फिल डिटेल्स इन फॉर्म 1, जिस समय मैन्युफैक्चर करने जाएगा, ठीक है, वो पूरी डिटेल फॉर्म नंबर 1 में भरेगा, क्या आया, कितने का खरीदा है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें जो जो उसमें मांगी जाती हैं। एंड गिव नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर उसे सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। क्योंकि ये सब चीजें देखते हुए अगर वो लिखता है कि हाँ कोई दवा, मान लो दवा बोल रहा हूँ, मेडिसिन का मैक्सिमम सेल प्राइस फिक्स है, उससे वो महंगा खरीद रहा है, वो लिख के दे देगा महंगा आई, मैंने भैया इससे सस्ता मिल नहीं रहा मेरे को, तो सब फिर वहाँ इंक्वायरी हो जाएगी, भैया तुम्हारे पास महंगा कैसे आ रहा है, ये जो बेचने वाला है वो कुछ अपना रीजन दे देगा। तो ये सब चीज़ पूरा ना सरकार नजर रखती है इन सब चीज़ों के ऊपर। नो पर्सन सेल, कोई भी इंसान बेचेगा नहीं बल्क ड्रग एट प्राइस एक्सीडिंग द मैक्सिमम सेल प्राइस, जो मैक्सिमम सेल प्राइस फिक्स कर दिया जाता है उसके ऊपर, उस प्राइस के ऊपर कोई भी इंसान उसको नहीं बेच सकता है। ठीक है, प्लस लोकल टैक्सेस इफ एनी, मतलब मैक्सिमम सेल प्राइस रहेगा प्लस लोकल टैक्स तो लगेगा, उसका जो प्राइस बनता है वो आगे बेच देगा उसे। एनी मैन्युफैक्चरर, कोई भी मैन्युफैक्चरर हु डिजायर्स रिवीजन, डिजायर मतलब जिसकी चाहत है कि भैया रिवीजन हो जाए मैक्सिमम सेल प्राइस का, हमें घाटा हो रहा है, ठीक है, रिवीजन ऑफ द मैक्सिमम सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म 1, तो फॉर्म 1 भर के एक एप्लीकेशन लिख के भेजेगा सरकार के पास, एंड कि भैया इसका दाम को रिवाइज कर लो, गड़बड़ है कुछ। गवर्नमेंट शैल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, उसके फॉर्म को लेकर के वो इंक्वायरी करेगी एज इट डीम्स फिट, जैसा वो उचित समझे, अ पीरियड ऑफ 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिस दिन से उसको वो फॉर्म मिलता है, एप्लीकेशन मिलती है, उस समय से लेकर के 4 महीने के बीच में जैसा उसे उचित लग रहा है अपनी इंक्वायरी करेगी। ठीक है, फिक्स रिवाइज प्राइस फॉर सच बल्क ड्रग, और कोई रिवीजन होना है उसके ऊपर प्राइस के ऊपर तो उसे रिवाइज कर देगी या रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन को कि भैया रिवाइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन भी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, लिखित में उसका रीजन भी बताएगी, भैया रिवीजन इसलिए नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो यही सब था हमारे पास सेल प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग के अंदर। क्लियर है? अब रिटेल प्राइस की बात करें अगर,
तो रिटेल प्राइस में कुछ नहीं है। जब रिटेल प्राइस जब बता रहा था ना मैं, रिटेल प्राइस होता है एक, ठीक है, जो कि न्यू ड्रग के ऊपर फिट किया जाता है। तो रिटेल प्राइस के ऊपर क्या रहेगा, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, MC CC PM PC 1 प्लस मैप, ये मैप के नीचे 100 है पूरे, यानी कि अगर आपने इसको ऐसा लिखा तो ये गलत हो जाएगा। ये 100 केवल किसके नीचे है, इसके नीचे है, ठीक है, पूरा लिख दो, ये तो हो गया गलत। और इसको अगर ऐसा लिखते हो 1 प्लस अपॉन 100, कुछ बच्चे होते हैं ना अलग से लिखते हैं, तो कई बार बच्चे ऐसा लिख देते हैं, गलत हो जाएगा बेटा। ये मैप के नीचे है केवल 100, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। ओके, तो आरपी क्या है, रिटेल प्राइस है, MC क्या है, मटेरियल कॉस्ट, जो मटेरियल लाया है वो, CC क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट, मटेरियल को कुछ कन्वर्ट करने में अगर कॉस्ट लगा है, प्रोसेस किया है उसे, है ना, कुछ में फिल्ट्रेशन वगैरह किया, जो भी कुछ किया उसे कन्वर्ट करके प्योर किया, कुछ भी किया। पैकेजिंग मटेरियल जो खरीद के लाया पैक करने के लिए उसकी कॉस्ट, पैकेजिंग चार्जेस, उसको पैक करने के लिए, मटेरियल को पैक करने के लिए जो कॉस्ट लगी वो चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी इफ एनी, अगर उसको इंपोर्ट, एक्साइज ड्यूटी तभी लगेगी, यहाँ पे लिख देंगे इफ एनी, अगर ये इंपोर्ट होके आया है, इंपोर्ट मतलब विदेश से आया हुआ है तो ही लगती है एक्साइज ड्यूटी, अदरवाइज नहीं लगती है। और मैप, मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यानी कि ये मेरी फैक्ट्री, ये मेरा प्रोडक्ट ये मेरी फैक्ट्री, ये मेरा प्रोडक्ट, और ये चला कस्टमर के पास ठीक है, ये कहां पहुंचा, कस्टमर के पास। तो फैक्ट्री से निकल करके कस्टमर के पास पहुंचने के लिए इस बीच में किराया भाड़ा जो भी खर्चा होता है उसे मैप कहा जाता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, इंक्लूड किया जाता है, उसको पहले से काउंट कर लिया जाता है कि ये इतना लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको फिर पहले ही काउंट कर लिया, काउंट करके ऐड कर लिया जाता है। क्लियर है बातें ओके, तो ये रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ सीलिंग प्राइस, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट बेटा। मान के चलो कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो चैप्टर मतलब इससे DPCO से, तो सीलिंग प्राइस के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। तो आओ देखें क्या है। तो बड़ा सिंपल है, बच्चा इसको समझ नहीं पाता है, हम समझाएंगे आराम से। द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ, शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन जिसकी एक स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड है कि ये दवा 50 mg की ही बननी चाहिए, ठीक है, एंड डोजेस कि ये टैबलेट बनेगा, कैप्सूल बनेगा या फिर सिरप बनेगा, शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एज अंडर, जैसा बताया गया। स्टेप 1 में हम लोग डिसाइड करते हैं एवरेज प्राइस टू रिटेलर, कि रिटेलर को क्या प्राइस पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम कैसे कहेंगे, PS बोल देंगे। क्या बोल देंगे, PS बोल देंगे। शैल बी कैलकुलेटेड एज, यानी कि प्राइस टू रिटेलर ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन, रिटेलर को क्या प्राइस पड़ेगा। तो हमने इसको कैसे निकाला, हमने क्या किया, सम ऑफ प्राइसेस टू रिटेलर ऑफ ऑल द ब्रांड्स, जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब को देख लेंगे। कोई मान लो मैक्सिमम तो अलग होता है, मान लो मैक्सिमम 10 रुपए है, लेकिन कोई 8 रुपए में बेच रहा है, कोई 7 रुपए में, कोई 9 रुपए में, कोई 10 रुपए में। तो सम प्राइसेस ऑफ रिटेलर ऑफ ऑल द ब्रांड्स, जो ब्रांड्स है उन सबका, और जेनरिक वर्जन ऑफ द मेडिसिन, जितनी भी जेनरिक वर्जन ऑफ मेडिसिन या ब्रांड्स है उन सब का सम कर लेंगे, प्राइसेस टू रिटेलर की जोड़ लेंगे, कि जोड़ करके कि रिटेलर को कितना प्राइस पड़ रहा है, ठीक है। और कौन से ब्रांड्स है जेनरिक वर्जन जिनका मार्केट शेयर मोर देन और इक्वल टू 1% है, या तो 1% से ज्यादा है मार्केट में उनका शेयर बिक्री में, या इक्वल है 1% का ऑफ टोटल मार्केट टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ दैट मेडिसिन। जो अगर हम MAT निकालते हैं तो वो 1% से उसका शेयर ज्यादा है, तो उन सब का जो प्राइस टू रिटेलर है हम जोड़ लेंगे। जोड़ लिया, कुछ अमाउंट निकल के आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सच ब्रांड्स, कितने ब्रांड्स हैं, एंड जेनरिक वर्जन, और कितने जेनरिक वर्जन है, जोड़ लेंगे दोनों को। 100 ब्रांड इसके होंगे, हजार वर्जन वो होंगे, सब जोड़ लेंगे, ठीक है। ऑफ द मेडिसिन हैविंग मार्केट शेयर, वही मार्केट शेयर मोर देन और इक्वल टू 1% ऑफ टोटल टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ मेडिसिन। तो देखा जाए तो यहीं तक ही है, देखा जाए सम ऑफ प्राइसेस ऑफ रिटेलर ऑफ ऑल द ब्रांड्स एंड जेनरिक वर्जन ऑफ द मेडिसिन, ये लाइन हो गई बस, ठीक है ना। ये तो नीचे दोनों में कॉमन है, और टोटल नंबर ऑफ सच ब्रांड्स एंड जेनरिक वर्जन, प्राइस और नीचे नंबर ऑफ ऐसे ब्रांड्स, तो जोड़ लेंगे, यानी कि ऊपर सबका प्राइस, तो हम कह सकते हैं ऊपर क्या रहने वाला है, ऊपर प्राइस रहेगा, नीचे नंबर ऑफ ब्रांड्स, कितने ब्रांड्स हैं, 2 4 10 जो भी है,
ठीक है, जोड़ करके जो प्राइस निकल के आएगा वो क्या होगा, एवरेज प्राइस टू रिटेलर होगा। सिंपल है, क्लियर है? ओके, स्टेप 2, देयर आफ्टर द सीलिंग प्राइस ऑफ द शेड्यूल फॉर्मुलेशन शैल बी कैलकुलेटेड। पीसी, ध्यान रखना बेटा, ये पीसी है सीलिंग प्राइस के लिए और ये पीएस है, ठीक है, रिटेलर के लिए। तो पीएस क्या है, हम सबको पता है पीएस क्या है, एवरेज प्राइस टू रिटेलर फॉर द सेम स्ट्रेंथ एंड डोज ऑफ द मेडिसिन, या सिंपल इतना लिख देंगे, एवरेज प्राइस टू रिटेलर, खत्म। फिर 1 + m, m क्या है, परसेंटेज मार्जिन टू रिटेलर एंड इट्स वैल्यू दैट इज इक्वल टू 16 होती है नॉर्मली। तो यहां से क्या निकल आएगा हमारे पास, सीलिंग प्राइस निकल आएगा। इस प्रकार से बात समझ में आई, ये सीलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी हमारे पास। जब सीलिंग प्राइस कैलकुलेट हो गई तो सीलिंग प्राइस कैलकुलेटेड एंड नोटिफाइड, कैलकुलेट करके नोटिफाइड कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। और वो सभी के सभी फॉर्मुलेशंस इंक्लूडेड जो इंपोर्टेड, जो विदेश से आ रही हैं, उनके ऊपर भी लागू होता है। फिर ये मार्जिन टू रिटेलर की बात करें, वाइल फिक्सिंग द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन, जब भी सीलिंग प्राइस गवर्नमेंट सेट कर रही होती है, रिटेल प्राइस ऑफ न्यू ड्रग एंड द रिटेल प्राइस ऑफ न्यू ड्रग, यानी कि रिटेल प्राइस ऑफ सीलिंग प्राइस जब सेट कर रही है, ऊपर रिटेल प्राइस था, ये सीलिंग प्राइस है, 16% ऑफ प्राइस टू रिटेलर, 16% का मार्जिन लेकर चलते हैं कि भाई रिटेलर को कम से कम 16% का मुनाफा हो। क्लियर है? अब बात करते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी क्या है। तो सिंपल सी बात है, एमआरपी क्या है, सीलिंग प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस, खत्म कहानी। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन शैल बी फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, जो एमआरपी होती है वो मैन्युफैक्चरर तय करता है। क्यों? सीलिंग प्राइस उसको पता होता है, लोकल टैक्स जोड़ करके लगा देता है, वो टैग लगा देता है एमआरपी का, ऑन द बेसिस ऑफ सीलिंग प्राइस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया सीलिंग प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस। तो यहां से देखा बेटा, एक चीज देखो यार दवाइयों पे, ठीक है ना, कि प्राइस कौन सेट कर रहा है, गवर्नमेंट। तो दवाइयों को अगर गवर्नमेंट चाहे तो सस्ता कर सकती है, ठीक है, फैक्ट्रियों का, मैन्युफैक्चरर का मुनाफा कम कर सकती है, डिपेंड कर सकता है सरकार कैसी है ना, किस प्रकार की सरकार है, तो हो सकता है। द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ न्यू ड्रग शैल बी फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है ऑफ न्यू ड्रग, ये भी फिक्स किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। सिंपल सी बात है, जो रिटेल प्राइस है डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, ये रिटेल प्राइस कौन तय करता है, गवर्नमेंट तय करती है, प्लस लोकल टैक्स वेन एवर एप्लीकेबल एज अंडर, जो लोकल टैक्स लग रहा है, इस तरह से हम लोग क्या सेट कर देंगे इसका। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस सीलिंग प्राइस वाले के लिए, और रिटेल प्राइस किसके लिए होता है, न्यू ड्रग में क्या लगेगा, रिटेल प्राइस, जो ड्रग ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है वहां पे क्या लग जाएगा, सीलिंग प्राइस, बन गई एमआरपी, ठीक है। तो एमआरपी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएंगे दोनों के अलग अलग। क्लियर है? ओके, तो ये लेक्चर हमारा क्या होता है, फिनिश होता है डीपीसीओ के ऊपर, और इसके 3 लेक्चर बनेंगे, 2 ऐसे छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे, ठीक है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये मेरा नंबर है, कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल मुझे कॉल करें, बच्चे कॉल करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, बिल्कुल झिझके नहीं बेटा। और हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, बच्चे जुड़ते हैं, बहुत मज़ा आता है जब लाइव क्लास चलती है, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 1100 रुपये है। और भी कोई अगर आपको कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी करनी है, तो मेरे को कॉल कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़, पढ़ना है, रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।